प्रिय स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को खास करके ये बताऊंगा कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा है उसमें डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए रेडियस के लिए जो हम फार्मूला पढ़ते हैं या डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटीज होते हैं या डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स के जो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज होते हैं, जैसे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। आज के वीडियो में हम लोग इसको डेराइव करके देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है। तो खास करके मैं उन स्टूडेंट्स को कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि आज के वीडियो में कोई मैट्रिक्स आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, इसकी गहराई को बताने जा रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स सिलेबस की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, पूरी नॉलेज के साथ करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में केवल डेरिवेशन होगा, तो आप बने रहें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे आप शेयर भी करें और लाइक भी करें। यदि आप पहली बार आए हैं और वीडियो देखने के बाद यदि आपको पसंद आ जाए तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस करें। तो चलिए, मान लीजिए कि अपने पास एक एटॉम है। हालांकि बोर्स ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, उन्होंने हाइड्रोजन एटॉम या हाइड्रोजन लाइक आयंस ये एटॉम के ऊपर डिस्कस उन्होंने किया था। तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन एटॉम लिया है। और आप जानते हैं कि किसी भी एटॉम्स के चारों ओर बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में रह सकता है। यदि यह ग्राउंड स्टेट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा। यदि यह एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो यह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, मैं यहाँ पर 2-3 सर्कुलर पाथ बना रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, पहले मैं एक ही बना रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो। ये मैंने हाइड्रोजन का एक एटॉम बनाया। ये सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो में ये समझेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में क्यों मूव करता है। यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है, यह न्यूक्लियस यानी कि जिस ऑर्बिट में ये है या ग्राउंड स्टेट में रहते हुए अपने ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरे ऑर्बिट में क्यों नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे कूलम्बिक फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं, इस फोर्स को कूलम्बिक फोर्स कहा जाता है। लेकिन आउटसाइड में यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इस फोर्स को आप कहते हैं कूलम्बिक फोर्स और यहाँ पर इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पर v स्पीड से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर मूव करता है। यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है और दोनों के मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों फोर्स आपस में काउंटर बैलेंस होते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि यह जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो हम वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के मास को लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। यहाँ पर केमिस्ट्री में चूँकि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, मूव करने वाला पार्टिकल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मास हमें किसका लेना है, इलेक्ट्रॉन का लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा mv², क्योंकि हमने वेलोसिटी यहाँ पर v दिखाया है कि v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर मूव कर रहा है, और यह सेंटर से कितनी दूरी पर है, यानी कि यह क्या हो गया, रेडियस हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो ये आपका कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे। नंबर 2 में यहाँ पर जो कूलाम्बिक फोर्स है, कूलाम्बिक फोर्स में आप पढ़ते हैं F = K। एक्चुअली मैं 2 मिनट में आपको कूलाम्बिक फोर्स के बारे में बताता हूँ। कूलाम्बिक फोर्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो चार्ज है और यहाँ पर जो चार्ज है, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसके डिस्टेंस का स्क्वायर लिया जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा ZE, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज होता है ये हम ZE लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इसे हम E लेते हैं। यहाँ पर ZE क्यों लिया गया, सोचने वाली बात है। दोनों जगह हमने E लिखा है, ये आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ भी आपने E लिखा है और यहाँ भी आपने E लिखा। लेकिन न्यूक्लियस में आपको पता है कि सभी प्रोटॉन्स एक साथ होते हैं, तो Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर को शो करता है, और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन्स हैं सबों के टोटल चार्ज को लिया गया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिया गया है। तो यहाँ पर ZE इंटू आप E लिखते हैं डिवाइडेड बाय यह जो डिस्टेंस है, ये आपका रेडियस हो गया, तो रेडियस का होल स्क्वायर। तो ये हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा हुआ कूलाम्बिक फोर्स। अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत क्या कर रहे हैं, पहले मैं आपको यहाँ पर रेडियस डेराइव करके बताऊँगा कि रेडियस किस तरीके से डेराइव किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा कूलाम्बिक फोर्स, कूलाम्बिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब दोनों फोर्स का आपने फार्मूला पहले ही मेमोराइज कर लिया है। यहाँ से इस वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पर रखेंगे, आपको यहाँ पर मिलता है कूलाम्बिक फोर्स के लिए K ZE², क्योंकि यहाँ पर E को E से मल्टीप्लाई करेंगे तो E की पावर 2 बनता है, तो इसी को E² बोला जाता है, और यहाँ पर R² हो गया, इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि यहाँ पर mv² डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पर एक R इसको कट कर देगा, आपको यहाँ पर मिलता है K ZE² अपॉन R इक्वल टू mv²। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है K ZE² इक्वल टू mv² और R। यदि पहले हम यहाँ से v² निकाल लें तो आपको यहाँ पर मिलेगा K ZE²
अपॉन एम आर, क्योंकि v तो आपने यहाँ पर लिख दिया, एम आर इसके नीचे आ गया, तो आपने यहाँ पर लिखा एम आर। ये हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा बोहर्स के पोस्टुलेट्स में। बोहर्स के पोस्टुलेट्स में कहा गया है जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ, जिसकी हमें ज़रूरत होगी उसको हम लोग साइड में लिखते चले जाएंगे और यहाँ से उठा करके हम यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर आपने लिखा एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पर n क्या है, इंटीग्रल नंबर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 हमारा कांस्टेंट हो गया, फिक्स है, पाई भी हमारा कांस्टेंट हुआ। तो यह एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। यहाँ पर यदि आप बात करें, इसी से आप v निकाल लीजिए। यदि इसी से आप v निकालते हैं तो क्या मिलता है, एन एच 2 पाई, और v को आपने यहाँ पर रखा, m और r इसके नीचे आ जाएगा, तो आप यहाँ पर एम आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि अपने को चाहिए था v स्क्वायर, तो v के जगह पर आप इस पूरे फिगर को उठा करके रख दीजिए। तो आपने यहाँ पर रखा एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम आर, और यहाँ पर स्क्वायर है तो आप पूरे का होल स्क्वायर कर दें और यह इक्वल हो जाएगा के जेड ई की पावर 2 और यहाँ पर एम आर। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब इस जगह को मैं थोड़ी देर के लिए खाली कर लेता हूँ। आप साथ के साथ अपने नोटबुक में ज़रूर कॉपी कर लेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और फिर इसे आप कॉपी करेंगे। एक एक करके हम लोग सभी बातों को समझ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर और एम आर। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने को यहाँ पर चाहिए आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के लिए पहले सिर्फ आर चाहिए अपने को, यहाँ पर अपने को आर चाहिए। तो एक आर तो यहाँ से ये कट गया, एक आर बचा। इस आर को उठा करके आप यहाँ पर ले आए और इस पूरे फिगर को इसके नीचे लाएं, तो आपको क्या मिलेगा, आर इक्वल टू, यानी कि इस आर को मैं यहाँ पर लाया और इस फिगर को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। तो यहाँ पर मिलेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। एक एम को यहाँ से और कट कर दीजिए तो एक एम बच गया। अभी यहाँ पर ये बचा हुआ है। जब ये फिगर यहाँ पर आएगा तो इंटू के जेड ई स्क्वायर नीचे आ गया, क्योंकि एम भी यहाँ से कैंसिल हो गया है, आर भी कैंसिल हो गया है। यहाँ पर एक एम बचा, एक आर बचा था, वो ये है। यहाँ तक कोई डाउट? एक बार आप कॉपी कर लें। अब इसे मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ,
R इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर। मैंने अभी तक क्या नहीं लिखा है, n स्क्वायर नहीं लिखा है, और यहाँ पर z मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ n स्क्वायर अपॉन z। अब ये जो फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, इन सबों का अपना अलग अलग वैल्यू है। h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मैं यूनिट अभी नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिखूँगा। स्क्वायर है, आपने होल स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय 4 ही रहेगा। पाई का वैल्यू 3.14, होल स्क्वायर है, आपने यहाँ पर होल स्क्वायर किया। m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, वो आपने लिखा। k यहाँ पर कांस्टेंट है, k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि चार्ज है, ई का मतलब चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज। हमें यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, ना प्लस लिखना है और ना ही माइनस लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हुआ। इंटू में यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, n स्क्वायर अपॉन z। आपने यहाँ पर लिखा n स्क्वायर अपॉन z। अब यदि इन सबों को सॉल्व करते हैं, इन सबों को सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर रेडियस मिलता है 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पर एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ रहता है, और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁸ एंगस्ट्रॉम। तो यदि आप इसे एंगस्ट्रॉम में बदलना चाहते हैं तो सेंटीमीटर के जगह पर 10⁸ एंगस्ट्रॉम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10⁸ एंगस्ट्रॉम। तो अब ये फिगर और ये फिगर कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिलता है 0.529 इंटू 529 एंगस्ट्रॉम। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर रह गया, यहाँ पर एक चीज़ रह गया है। तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिला 0.529, ये यहाँ पर कैंसिल हुआ, और आप यहाँ पर लिखेंगे n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ये इसको और अच्छे तरीके से लिख देते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप लिख लें 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। ये आपका फॉर्मूला हुआ।
अब यहाँ पर Z क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। N क्या है? ऑर्बिट नंबर। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि हाइड्रोजन न लेकर के आपको यहाँ पर दिया गया है लिथियम 2 पॉजिटिव, तो ये फॉर्मूला उन सबों के लिए एप्लीकेबल होगा जिस स्पेसीज के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिथियम आयन दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो N के जगह पर आप 2 लिखेंगे और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो Z की जगह पर आप 3 लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में कि किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कितना होगा।